हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दक्षिणा क्लासरूम चैनल। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे एंड होप आपको लास्ट लेक्चर समझ आया होगा। ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट्स थे नहीं उसमें, बस एक दो तीन चीज़ें थी जो आपको समझना ज़रूरी था। ठीक है ना। अब आज के लेक्चर से हम हर बॉन्ड को थोड़ा डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है ना। और देखेंगे कि हर बॉन्ड में किस किस तरह की फोर्सेस लगती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स मिले हैं और किस तरह से हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको देख सकते हैं, किस तरह से हम उनको वो डिफरेंट बिहेवियरल दिखाते हैं। ठीक है। तो पहली बॉन्ड जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है आयनिक बॉन्ड। पहला बॉन्ड जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? आयनिक बॉन्ड। ठीक है। पहला बॉन्ड जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? आयनिक बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, आयनिक बॉन्ड शुरू करने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें दोबारा बोलना चाहूंगा और दोबारा ये चीजें रिएटरेट करूंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड प्लीज ट्राई टू फॉलो इट। मैं जो भी लेक्चर्स करवा रहा हूं, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, आपको डेली उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। मैं बार बार यही बात कह रहा हूं बेटा। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आपने डेली प्रैक्टिस नहीं किया तो ये टॉपिक छूट जाएगा, और जब ये टॉपिक छूट जाता है ना तो दोबारा कवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इट इज अ वेरी लेंथी टॉपिक। बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत लेंथी टॉपिक है। ठीक है। और आसानी से नहीं होता, लेकिन अगर एक बार ये समझ आ गया तो फिर ये कभी भूलता भी नहीं। ठीक है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस और मेरे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से ये बात कर सकता हूं कि अगर ये टॉपिक एक बार आ गया तो आप कभी भी इस टॉपिक को नहीं भूलोगे। बहुत आसान टॉपिक है। आप अगर 10 मिनट भी, अगर आप 10 से 15 मिनट भी आप एक हफ्ते में इसको दे दो तो काफी होता है रिविजन के लिए। ठीक है। तो आपको ये टॉपिक बहुत ध्यान से करना है, बहुत समझ के करना है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आयनिक बॉन्ड। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड को पहले हम समझते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन तो बाद की बात है। देखो, मेरे पास एक एटम है ए, मेरे पास एक एटम है बी। ठीक है। एटम ए क्या करेगा? एटम ए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है। एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और वो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो बी पे जाके बैठ जाएगा। एटम ए विल लूज एन इलेक्ट्रॉन, दैट इलेक्ट्रॉन विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय बी, दैट इलेक्ट्रॉन विल बी गेन्ड बाय बी। एटम ए ने क्या किया? एटम ए लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन एंड दैट इलेक्ट्रॉन वाज गेन्ड बाय बी। व्हेन इट लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन इट गॉट कन्वर्टेड इनटू ए प्लस, and when it gained an electron it got converted into B minus। बात समझ आती है? When it lost an electron, it gets converted into A plus. When it gains an electron, it gets converted into B plus minus। ये तो simple है। ठीक है। Now, this is positive, this is negative. The attraction force between these two is known as ionic force, ionic bond. The attraction or the attraction force between these two will be known as ionic bond। बात समझ आती है? ठीक है। The attraction between those two is known as ionic bond। So what is ionic bond? Ionic bond is formed between two ions। The ionic bond is formed between two ions by complete transfer of electron। ध्यान से देखो, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम ए टू बी। जो बॉन्ड है वो कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी में जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसकी वजह से जो आयंस जनरेट होंगे एंड उन आयंस में जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। उसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम? आयनिक बॉन्ड। बात समझ आती है? तो आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बिटवीन टू आयंस by complete transfer of electron from one atom to the other atom, creating a cation and anion, and because of the creation of cation and anion there will be the attraction force between these two and the bond will form। ठीक है। तो इन दो के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। समटाइम्स दिस बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड because of the electrostatic force of attraction। Sometimes this bond is also known as electrovalent bond because of the electrostatic force of attraction। ठीक है। Now you have A plus, you have A, which means electron is being lost। Can I say that this A will be metallic? Can I say that this A will be metallic? Why? Because as you have studied in periodic table, the metallic elements lose the electron very easily because their ionization potential is less। Consider sodium, potassium, rubidium, cesium, or magnesium, calcium, right? These atoms have the tendency to lose the electron easily because their ionization potential is less। So therefore, I can term A as metallic and B as non-metallic। Why non-metallic? Because the non-metals have the tendency to gain electron। Consider fluorine, it has more electron gain enthalpy। Consider chlorine,
more electron gain enthalpy. So the non-metals have the tendency to gain electrons, therefore the B will be non-metals and A will be metals because they have the tendency to lose the electron. So you understood this fact, the ionic bond will be formed between metals and non-metals. Why? Because you need an element which has the tendency to lose electrons easily, and you also need an element which has the tendency to gain an electron very easily, right? And these two properties are shown by one metal and non-metal respectively. By metal and non-metal respectively. ठीक है? Sure. ठीक है? अब जब हम आयनिक बॉन्ड के फेवरेबल कंडीशंस की बात करते हैं, फेवरेबल कंडीशंस की बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की, फेवरेबल कंडीशंस क्या है? फर्स्ट कंडीशन लेस आयनाइजेशन पोटेंशियल। लेस आयनाइजेशन पोटेंशियल क्यों? क्योंकि जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतनी ही जल्दी कैटायन में कन्वर्ट होगा। More easily, if it easily loses an electron, it will be easily converted into a cation, and if it gets converted into cation, it will easily form the bond, right? So therefore, less ionization potential. किसी भी मेटल, उस मेटल की आयनाइजेशन पोटेंशियल होनी चाहिए लेस, ताकि इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करे, और when it loses its electron, it gets converted into cation, and that bond formation can take place. ठीक है? Second, more electron gain enthalpy. More electron gain enthalpy. क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख के मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखते हैं, मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बेटा क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव साइड दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, और उसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉजिटिव के लिए मोर बोल रहे हैं, नेगेटिव के लिए मोर बोल रहे हैं। बेसिकली बोल तो हम नेगेटिव के लिए बोल रहे हैं, बट कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं कि जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, उतनी जल्दी एनायन में कन्वर्ट होगा, और जितनी जल्दी एनायन में कन्वर्ट होगा उतनी जल्दी आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा। जितनी जल्दी एनायन में कन्वर्ट होगा उतनी जल्दी क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड, है ना? ठीक है? तो आपको ये बात समझ आई कि आपके पास जो बॉन्ड था उसमें आयनिक बॉन्ड बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? लेस आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेस आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड आपको ये बात समझ आई कि बॉन्ड बनने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन थी वो क्या थी? लेस आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब एक और कंडीशन आती है थर्ड, ठीक है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली कंडीशन समझे कि अगर वो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, मोर इजीली if it accepts an electron, more easily it will be converted into anion, and if it gets converted into anion more easily, the electron valent bond or the ionic bond will be formed more easily. ठीक है? लास्ट है more lattice energy. More lattice energy. More lattice energy. अब ये लैटिस एनर्जी क्या है? हमने तो नहीं पढ़ी अभी तक लैटिस एनर्जी। क्या है लैटिस एनर्जी? समझना, जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो कभी भी एक मॉलिक्यूल नहीं बनता, वो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइन करते हैं, व्हिच मींस वो लैटिस बना है। आप जब भी लैब में मॉलिक्यूल्स बनाओगे ना, एंड इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस, जब भी आप लैब में मॉलिक्यूल्स बनाओगे ना, ये कंपाउंड्स बनाओगे, तो एक मॉलिक्यूल कभी नहीं बना पाओगे, बिकॉज इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। तो उसकी वजह से क्या होता है, आप बल्क में बनाते हो, आप ग्रुप्स में बनाते हो, और जब आप ग्रुप्स में बनाते हो तो वो एक, आपने देखा होगा आइस, या आपने ये भी देखा होगा शुगर में इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स, राइट? तो वो एक लैटिस फॉर्म में बनता है। किस फॉर्म में बनता है? एक लैटिस फॉर्म में। मतलब कैसे? मतलब ऐसे। कुछ इस तरह से आगे कंटिन्यू होता जाएगा। कुछ इस तरह से आगे कंटिन्यू होता जाएगा।
अब इसमें कहीं पर कैटायन हो सकता है, कहीं पर एनायन हो सकता है, और वो अरेंज हो सकता है लॉन्ग, मतलब कंटिन्यूसली कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन लगाते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं वो समझना। अब हमने एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करी, ये वाली, कैटायन और एनायन को अट्रैक्ट कर रहा है, बट यहां पर तो बहुत सारे कैटायन और बहुत सारे एनायन अट्रैक्ट हो रखे हैं, इतने सारे कैटायन और इतने सारे एनायन एक साथ लगे हुए। ठीक है, तो इसमें भी तो एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो यहां पर बात समझना जरूरी है कि आयनिक बॉन्ड जब बनता है ना, तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं बनता, बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ बनते हैं, और जब वो बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ बनेंगे तो उनका एक लैटिस बनेगा और उसमें भी एनर्जी रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि लैटिस में भी क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है, सारे एक साथ जुड़े हुए थे, अट्रैक्शन फोर्स है, और अट्रैक्शन फोर्स से हमने क्या सीखा था कि एनर्जी क्या होती है, रिलीज। अट्रैक्शन फोर्स से हमने क्या सीखा था, एनर्जी क्या होती है, रिलीज। तो हमें यह बात समझ आई कि एनर्जी, लैटिस एनर्जी, पहले ये समझा कि लैटिस एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ये बात समझ आती है। ठीक है, तो लैटिस समझ आया, दिस इज अ लैटिस ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स स्टेइंग टुगेदर। ठीक है, अब समझो, जब ये अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो इसमें भी एनर्जी रिलीज होगी। अगर मैं कहूं कि ये एनर्जी अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रही है, तो क्या मॉलिक्यूल की टेंडेंसी होगी ये बनाने की, और अगर मॉलिक्यूल की टेंडेंसी ये बॉन्ड बनाने की होगी, तो क्या क्या मैं कह सकता हूं कि इसमें आयनिक बॉन्ड बन रहा है, बिल्कुल कह सकता हूं। और अगर आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं कि जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगी उतनी ही ज्यादा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, उतना ही ज्यादा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है। तो लैटिस एनर्जी आपको समझ आया कि कैसे लैटिस एनर्जी होती है, आपको यह भी समझ आया कि किस लैटिस एनर्जी, कैसे हम लैटिस एनर्जी को देख रहे हैं, और आपको यह समझ आया लैटिस क्या होता है। अब लैटिस एनर्जी निकालने का तरीका क्या है, लैटिस एनर्जी निकालने का तरीका क्या है वो देखते हैं। ठीक है, बट एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि हमने क्या बोला। हमने बोला लेस आयनेशन पोटेंशियल होनी चाहिए, मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, और मोर लैटिस एनर्जी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगी, लैटिस का मतलब क्या है, बहुत सारे आयनिक बॉन्ड्स एक साथ या आयनिक कंपाउंड एक साथ मिलकर जुड़ के बहुत सा बड़ा एक स्ट्रक्चर सा बना दे, उसका मतलब है लैटिस। और क्योंकि वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उन स्ट्रक्चर्स में हर मॉलिक्यूल में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, और हर मॉलिक्यूल में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो जब वो अट्रैक्ट होंगे तो एनर्जी रिलीज हुई होगी, और जब एनर्जी रिलीज हुई होगी तो क्या हुआ होगा बेटा, तो स्टेबिलिटी आई होगी, विच मींस ये लैटिस काफी हद तक स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि जब ये बना तो एनर्जी रिलीज हुई, और जब एनर्जी रिलीज हुई तो क्या हुआ, तो स्टेबिलिटी आई। ये बात समझ रहे हो, ये बात समझ रहे हो। ठीक है, तो आपके पास तीन फेवरेट कंडीशन क्या है, लेस आईपी, मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मोर लैटिस एनर्जी। ठीक है, अब लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन भी देखते हैं और देखते हैं लैटिस एनर्जी निकालते कैसे, है ना। क्योंकि हमने एक नई टर्मिनोलॉजी सीखी, इससे पहले वाली हमने दोनों टर्म देखे हुए थे, आयनेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने देखा हुआ है, हमें लैटिस एनर्जी के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो लिखो हेडिंग लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। ठीक है, आपकी हेडिंग है लैटिस एनर्जी। अब जब मैं लैटिस एनर्जी की बात करता हूं तो लैटिस एनर्जी क्या है, पहले ये तो पहले ये समझना जरूरी है। ठीक है, लैटिस एनर्जी कहां यूज होता है, पहले ये समझना जरूरी। देखो व्हाट इज लैटिस एनर्जी, पहले इक्वेशन से देखते हैं। मेरे पास सोडियम आयन गैसियस फॉर्म में पड़ा है, मेरे पास क्लोरीन आयन गैसियस फॉर्म में पड़ा है, और इसको मिला के जब मैं NaCl बनाता हूं सॉलिड में, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। प्रोसेस में एनर्जी रिलीज कैसे हुई हमें कैसे पता चला, क्योंकि बेटा इन दोनों के बीच में क्या लगा है, अट्रैक्शन फोर्स। इन दोनों के बीच में क्या लगा है, अट्रैक्शन फोर्स, और जब भी अट्रैक्शन फोर्स होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, जब भी अट्रैक्शन फोर्स होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है। चलो पहली चीज आपको समझ आया कि यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, आपको ये समझ आया कि यहां पर क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ये बात समझ आती है पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये लगेगा कि मैंने तो ये एक ही बना दिया, बेटा नहीं, ये सॉलिड है, तो विच मींस मैंने ये बनाया है 1 मोल। ये कितना बनाया मैंने, 1 मोल। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या है लैटिस एनर्जी की, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when gaseous cation and gaseous anion combine to form 1 mole of ionic compound. The amount of energy released when gaseous cation and gaseous anion combine to form 1 mole of ionic compound. 1 mole of ionic compound. और
The energy released when 1 mole of ionic compound is formed from gaseous cation, gaseous ions. The energy released when 1 mole of ionic compound is formed from gaseous ions. ठीक है, तो गैसियस आयन से जब एक मोल बनाओगे, अब एक मोल का मतलब एक मॉलिक्यूल तो नहीं होता, विच मींस ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है ना, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, कितना होता है 1 मोल 6.023 इंटू 10⁻23, तो एक मोल बनाएगा, ये बात समझ आ रही है। तो जब गैसियस आयंस और गैसियस आयन से आपका एक मोल ऑफ सब्सटेंस बनेगा, उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी, लैटिस एनर्जी। एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है, दोबारा सोचो, एनर्जी रिलीज इसलिए हो रही है क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल्स पास में आ रहे हैं, और जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स, और अट्रैक्शन फोर्स से क्या होता है, एनर्जी रिलीज। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है कि एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल्स पास में आ रहे हैं, और जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे तो अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था कि अट्रैक्शन से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। बात समझ आती है, चलिए ठीक है। अब जो हमारी लैटिस एनर्जी है उसको डायरेक्टली निकालने का कोई तरीका नहीं, ठीक है, लैटिस एनर्जी को डायरेक्टली निकालने का कोई तरीका नहीं, तो एक तरीका जो डेवलप किया गया वो करा गया बॉर्न हेबर साइकिल। एक तरीका जो डेवलप किया गया वो क्या रह गया, बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल एक डेवलप करी गई और उसके थ्रू बताया गया कि इस तरह से आप लैटिस एनर्जी को निकाल सकते हैं, एंड दिस इज द ओनली वे थ्रू विच यू कैन कैलकुलेट लैटिस एनर्जी, और कोई ऐसा वे नहीं है जिसके थ्रू आप लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर सको एक्सेप्ट बॉर्न हेबर साइकिल। क्या होता है बॉर्न हेबर साइकिल में, देखो समझना, ठीक है। पहले मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, देखो Na सॉलिड एलिमेंटल फॉर्म है, सोडियम सॉलिड फॉर्म में मिलता है ना, मेटल है तो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, Cl2 गैसियस, अगेन Cl2 गैसियस फॉर्म में मिलता है, ठीक है, गेट्स कन्वर्टेड इनटू NaCl, गेट्स कन्वर्टेड इनटू NaCl सॉलिड, गेट्स कन्वर्टेड इनटू NaCl सॉलिड, ठीक है, ये बात समझे। क्या इसको मैं लैटिस एनर्जी बोल सकता हूं, नहीं, क्योंकि लैटिस एनर्जी में स्पेसिफिकली एक पॉइंट लिखा था कि क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आयंस या आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होती है, गैसियस आयंस के बीच में जो जब बॉन्ड बनता है और उससे जब एक मोल बनेगा तो एक मोल तो बना है लेकिन गैसियस आयंस के बीच में नहीं बना। लेकिन क्या इसमें एनर्जी चेंज होगा, बिल्कुल होगा। इस सिस्टम में, इस रिएक्शन में इनिशियली कुछ एनर्जी रही होगी और फाइनल में कुछ एनर्जी रही होगी, तो उस एनर्जी को मैं डेल्टा एच से रिप्रेजेंट कर देता हूं, उस एनर्जी को मैं डेल्टा एच से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। डेल्टा एच एंथैल्पी, एच को हम बोलते हैं एंथैल्पी, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री में आप इसको पढ़ोगे, लेकिन अभी हम उसको बात नहीं कर रहे, बस आप डेल्टा एच का मतलब समझो कि इनिशियल में एनर्जी कुछ होगी, इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ एनर्जी होगी, फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ एनर्जी होगी। इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल क्या कहलाएगा, डेल्टा एच। फाइनल माइनस इनिशियल क्या कहलाएगा, डेल्टा एच। दैट इज चेंज इन एनर्जी, जो भी एनर्जी पहले आखिरी में हुई और जो एनर्जी फर्स्ट थी, चेंज इन एनर्जी फ्रॉम इनिशियल टू माइनस फाइनल विल गिव यू डेल्टा एच। ये बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। अच्छा, अभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर एनर्जी अलग क्यों हुई, बेटा दोनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं, दोनों अलग अलग सिस्टम्स हैं, दोनों में अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो जब एलिमेंट्स अलग अलग होंगे तो उनकी एनर्जीज भी तो अलग अलग होंगी, राइट। जब एलिमेंट्स अलग अलग होंगे तो उनकी एनर्जीज भी अलग अलग होंगी, तो डेफिनेट है कि वो दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। उसको क्या बोल देंगे, चेंज इन एनर्जी को बोल देंगे हम डेल्टा एच। अब देखो समझना, बॉर्न ने क्या बोला, बॉर्न ने बोला कि इस तरह से तो बनेगा नहीं, तो इसमें इस प्रोसेस में मल्टीपल स्टेप्स है, इस प्रोसेस में मल्टीपल स्टेप्स है। मतलब क्या है, मतलब ये है, देखो मान लो मेरे पास 100 रुपीज है, ठीक है, और मेरे पेरेंट्स ने 100 रुपीज और दी, तो ओवरऑल क्या हो गए 200, ओवरऑल क्या हो गए 200, ठीक है ना, ओवरऑल क्या हो गए 200, ठीक है। अब इसको इस तरह से ना लिख के मैं लिखूं, मेरे पास इनिशियली 0 रुपीज थे और मेरे पास बाद में एक दिन बाद हो गए 200 रुपीज, चेंज कितने का आया 100, 200। अब ये चेंज 200 का क्यों आया हमें तो नहीं पता, हमें बस ये पता है कि 200 का चेंज आया। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि मेरे को जो 0 रुपीज थे, जब मैं 0 रुपीज पे था, तो मेरे को 100 रुपीज मेरे फादर ने दिए और 100 रुपीज मेरी मदर ने दिए। उसके बाद उसमें से 100 रुपीज मेरी बहन मेरे से ले गई, माई सिस्टर टुक 100 रुपीज, बट मेरे दोस्त ने क्योंकि 100 रुपीज लौटाने थे तो मेरे पास 100 रुपीज और आ गए, दोस्त से ऐड हो गए, तो ओवरऑल अगर मैं सम देखूं तो इसका सम कितना हो जाता है 200, विच मीन्स
the reaction will not take place in one step, which means the reaction में बहुत intermediary energies होंगी. मतलब जैसे इसमें हुआ 100 यहाँ पर, लेकिन लोस पे 100 किया तो ओवरऑल तो 200 ही हुआ, लेकिन इंटरमीडिएट एनर्जीज क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट, किसी से 100 मिले, किसी से 200 मिले, किसी से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मिला. तो इंटरमीडिएट स्टेप्स थे. उस बॉन्ड ने भी ये बोला कि यार ये जो रिएक्शन हो रहा है, द रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, बट इसमें इंटरमीडिएट एनर्जीज बहुत सारी हैं. तो उन एनर्जीज को हमें देखना है. ठीक है, इंटरमीडिएट एनर्जीज बहुत सारी है, उन एनर्जीज को हमें देखना है. उसने बोला कि रिएक्शन होगा ऐसे ही, लेकिन इसमें एनर्जीज जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम बहुत सारी डिफरेंट एनर्जीज को कैलकुलेट करेंगे. तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे. सोडियम एक इलेक्ट्रॉन गैसियस फॉर्म में, तो सॉलिड फॉर्म में, तो पहले इसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, गैसियस फॉर्म में. तो सॉलिड से गैसियस में जाने में जो एनर्जी लगती है, पहले तो समझो सॉलिड से गैसियस जाने में एनर्जी क्यों लगती है, क्योंकि सब्लिमेट हो रहा है. सॉलिड से अगर आइस को आपको स्टीम में बनाना है तो आप उसको क्या करते हो, हीट करते हो, आप उसकी एनर्जी बढ़ाते हो, आप सिस्टम में एनर्जी देते हो, प्रोवाइड करते हो. तो यहां से सॉलिड से अगर इसको गैसियस फॉर्म में लेके जाना है तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगेगी वो होगी सब्लिमेशन एनर्जी. इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगेगी वो क्या होगी, सब्लिमेशन एनर्जी. अच्छा, अब सोडियम से गैसियस से मेरे को क्योंकि आयनिक बॉन्ड बना रहा हूं, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कौन सी एनर्जी लगेगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल. राइट, व्हेन आई टेक आउट from an atom or from an ion, if I take out an electron, the energy is ionization potential या ionization energy. तो यह क्या बन जाएगा, सोडियम गैस. क्या बन जाएगा, सोडियम गैस. ठीक है, और सोडियम प्लस गैस क्या बन जाएगा, सोडियम प्लस गैस. इसको यहीं पढ़ो. अच्छा, यहां पर आते हैं. इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या एनर्जी लगेगी, उस एनर्जी का नाम हमने डिसोसिएशन एनर्जी रख दिया, तो मैं बोल देता हूं यहां पर लगेगी हाफ डिसोसिएशन एनर्जी. क्या लगेगी यहां पर, हाफ डिसोसिएशन एनर्जी. अब आप बोलोगे सर बॉन्ड तो पूरा है, हाफ एनर्जी क्यों लगा रहे हो, बॉन्ड तो पूरा है, इसमें हाफ एनर्जी क्यों लग रही है. ठीक है, तो बेटा हाफ एनर्जी इसलिए लग रही है, इसको समझना कि यहां पर एक Cl की जरूरत है, मेरे को 2 Cl की जरूरत नहीं है. तो जब मेरे को एक Cl की जरूरत है तो उस Cl के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, हाफ, और दूसरे Cl के लिए भी कितनी एनर्जी लग रही है, हाफ. ओवरऑल तो वन डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी लग रही है, लेकिन अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूं तो इस रिएक्शन में तो मैं हाफ यूज कर रहा हूं, और दूसरे Cl को किसी और रिएक्शन में या इसी के दूसरे रिएक्शन में जब मैं यूज करूंगा तो वहां यूज होगी. तो वो दोनों को अलग अलग काउंट किया जाएगा. होगी पूरी वन डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, लेकिन एक Cl के साथ हाफ करूंगा, दूसरे के साथ हाफ करूंगा. ये बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है. और इसका मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मैं इसको 2 करता हूं तो क्या दिक्कत आती है. देखो, ठीक है, समझना. इसको अगर 1 करता हूं तो दिखाऊंगा मैं क्या दिक्कत है, समझना. बट फॉर द टाइमिंग अभी हाफ डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी लेके जाओ. अच्छा, क्या बन गया, Cl गैस बन गया. ठीक है, Cl को एक चाहिए था तो मैंने Cl गैस ले लिया. ठीक है, इसको हाफ कर देंगे यहां पर. ठीक है, अच्छा Cl बन गया. Cl को जब मैं कन्वर्ट करूंगा, इसमें गेन करूंगा इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इसमें गेन करूंगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुई तो Cl को जब मैं इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा तो क्या होगा बेटा, Cl में जब इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा तो क्या होगा, Cl माइनस बनेगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, गैसियस. अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास गैसियस कैटायन है, गैसियस एनायन है. जब गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन से मिलके आपका सॉलिड बनेगा, गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन से मिलके आपका जब 1 मोल सॉलिड बनेगा, तो आंसर क्या था आपका, क्या कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, लैटिस एनर्जी. कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, लैटिस एनर्जी. ये बात समझ आते हैं, कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, लैटिस एनर्जी. तो इस प्रोसेस में कौन सी एनर्जी रिलीज होगी, लैटिस. अब क्या ये मैं बोल सकता हूं कि इन सारी एनर्जीज का सम विल बी इक्वल टू चेंज इन डेल्टा एच. क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इन सारी एनर्जीज का सम विल बी चेंज इन डेल्टा एच, क्योंकि इन्हीं देखो कुछ एनर्जीज आपने दी, कुछ एनर्जीज आपने ले ली. मतलब क्या है, मतलब ये है कि मैं ये बोलूं कि मेरे पास इनिशियली 100 रुपीज थे और 100 से 200 कन्वर्ट हुए. ठीक है, तो क्या होगा, मान लो 100 किसी ने दिए, किसी ने 100 ले 50 ले लिए, फिर किसी ने 100 दे दिए. ठीक है, फिर किसी ने 100 दे दिए, फिर किसी ने 50 भी ले लिए. ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से देखूं ओवरऑल, तो ओवरऑल प्रोसेस क्या होगा, इन सब का सम विल बी इक्वल टू दिस, इन सब का सम विल बी इक्वल टू दिस. होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो वही चीज तो हो रही है. 200 ये हुआ, 50 माइनस किया 150, 150 में 100 प्लस किया 250, 250 में 50 माइनस किया 200, तो ओवरऑल सम क्या हो गया, ये. व्हिच मींस आपने जो नॉर्मल स्टेप्स में किया, डिफरेंट स्टेप्स में किया, उनका क्यूमुलेटिव क्या होगा, चेंज टोटल. कि इनिशियल और फाइनल तो दोनों में वही है. तो हम क्या ये लिख सकते हैं कि डेल्टा एच
इक्वल्स टू सब्लिमेशन एनर्जी प्लस हाफ डिसोसिएशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एनर्जी। क्या मैं लिख सकता हूं? ये सारी चीजें लिख सकता हूं कि इन सब का सम विल बी इक्वल टू डेल्टा एच। अब यहां पर एक चीज समझना कि यहां पर वो क्या करेगा, कोई भी चीज एक चीज मिसिंग दे देगा और बोल देगा कैलकुलेट कर दो, बोलेगा कैलकुलेट कर दो किसी और के लिए, किसी और के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर दो, ठीक है। तो बोलेगा डेल्टा एच की वैल्यू ये है, सब्लिमेशन एनर्जी है, डिसोसिएशन एनर्जी है, आईपी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, अब लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर दो, ठीक है। इस तरह से वो बोल के आपसे लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करवाएगा। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी, तो देखो लैटिस एनर्जी में अगर फॉर्मूले में अगर उसने वैल्यू में माइनस वैल्यू दे रखी है तो आप माइनस लगाओगे यहां पर, और अगर नहीं दे रखी तो भी आप उसमें माइनस लगाओ। क्यों? क्योंकि लैटिस एनर्जी इज ऑलवेज एनर्जी दैट इज रिलीज्ड। लैटिस एनर्जी इज ऑलवेज एनर्जी दैट इज रिलीज्ड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करता ही नहीं, और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता ही नहीं तो क्या होगा, जबरदस्ती गेन करवाओगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये यूजुअली पॉजिटिव होगी, ठीक है। लेकिन कब? जब आपके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी। लेकिन जब आपके पास अनस्टेबल होगी या नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी तब ये भी एनर्जी क्या होगी, रिलीज। तो अगर वैल्यू में नेगेटिव दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वैल्यू में नेगेटिव नहीं दे रखा तो आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा। किसके लिए? नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के लिए, समझ। और बाकी सब तो प्लस है क्योंकि आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो, क्योंकि आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर आपने हाफ क्यों लिखा, सर आपने हाफ लिखा है ना, तो चलो मैं इसको फुल लिख के देखता हूं, ठीक है। मैं इसको फुल लिख के देखता हूं, ठीक है। मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पर 2 बन रहा है, ठीक है। अच्छा, जब मैं यहां पर 2 से अप्लाई करूंगा तो 2 सब्लिमेशन एनर्जी लगेगी टोटल, क्योंकि 2 एटम्स के लिए यूज कर रहा हूं मैं, एक थोड़ी लगेगी, 2 के लिए लगेगी। डिसोसिएशन एनर्जी पूरी लगेगी, ठीक है। 2 Na लगेंगे इधर, 2 Cl इधर आएंगे, 2 Ip यूज होंगी, 2 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूज होंगी, 2 Na प्लस आएंगे, 2 Cl प्लस आएंगे, 2 लैटिस एनर्जी, और आपके पास ये लैटिस एनर्जी 2 लेगी, है ना, लैटिस एनर्जी, है इस तरह। अगर आप देखो तो मैंने पूरे सिस्टम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, या मैंने नॉर्मल सिस्टम बनाया क्योंकि मैं जो बैलेंसिंग हो रही। अब अगर आप ध्यान से समझोगे इस पॉइंट को कि अगर मैं इस तरह से लिखता हूं तो ये तो फॉर्मूला बना ही नहीं। क्यों? क्योंकि लैटिस एनर्जी इज एक एटम से बनाना, मतलब एक मोल बनना, यहां तो मैंने 2 मोल बना दी, which means मेरे को एक ही मोल बनाना है। अगर मेरे को एक मोल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से डिवाइड करूंगा। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो सबको 2 से डिवाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि पूरा रिएक्शन 2 से डिवाइड होगा, और जब पूरा रिएक्शन 2 से डिवाइड होगा तो ये भी किससे डिवाइड हो जाता है, हाफ से। ये भी किससे डिवाइड हो जाता है, हाफ से। तो आपको इस बात समझ आई कि मैंने हाफ डिसोसिएशन एनर्जी यूज की, मैंने हाफ एनर्जी नहीं लगाई, मैंने फुल ही एनर्जी लगाई, लेकिन उसमें जो दूसरा Cl था वो कहीं और काम आया। तो अब मैं 2 जगह सेम डिसोसिएशन एनर्जी लगा के थोड़ी बोल सकता हूं कि ये एनर्जी इसको भी तोड़ने में लगी और इसको भी तोड़ने लगी। तो इस वजह से मैं क्या बोलता हूं, हाफ एनर्जी एक Cl के लिए, हाफ एनर्जी एक Cl के लिए। बात समझ आती है? बात समझ आती है? ओवरऑल एनर्जी, टोटल एनर्जी तो उतनी है, लेकिन हाफ हाफ कर दी मैंने दोनों अलग अलग Cl से। बात समझ आती है? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, देखना ये लिखा, ठीक है। चलो अब मैं इसमें आपको एक चीज और करवा रहा हूं, ठीक है, और एक और एग्जांपल करवाऊंगा, और उस एग्जांपल के थ्रू आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या, क्यों उसको हाफ डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। देखो मेरे पास है Mg, Mg सॉलिड से मेरे रिएक्ट कर रहा है Cl2 गैसियस, और Cl2 गैसियस से बना रहा है MgCl2, MgCl2 सॉलिड, ठीक है। अगेन लैटिस एनर्जी रिलीज होगी, लैटिस एनर्जी होगी, इसको इसमें जो एनर्जी होगी वो क्या होगा, डेल्टा एच, चेंज इन एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं इसको इसकी लैटिस एनर्जी निकालूंगा तो पहले क्या करूंगा, सॉलिड को किस में कन्वर्ट करूंगा, गैसियस फॉर्म में। तो सब्लिमेशन एनर्जी लगेगी और यहां पर क्या हो जाएगा, Mg गैसियस, ठीक है। फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Ip1 Mg प्लस, और किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। फिर एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि ध्यान से देखो तो ये Mg2 प्लस में एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्या बनाएगा, Mg2 प्लस, और वो भी किस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में, ठीक है ना। नेक्स्ट, जब यहां पर उसको रोक देते, अब इसकी बात करूं तो इसमें क्या लगेगी, डिसोसिएशन एनर्जी पूरी। क्यों? क्योंकि मेरे को दोनों Cl2 चाहिए, 2Cl गैसियस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, ठीक है ना। कितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो मैं क्या 2 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख सकता हूं,
पूरे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी लिख सकता हूं, बिल्कुल, क्योंकि एक के लिए एक इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, दूसरे के दूसरे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, व्हिच मींस दो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, है ना, व्हिच मींस क्या हो जाएगा 2Cl- गैसियस। अब दोनों गैसियस फॉर्म में आ गए तो इनसे जो बॉन्ड बनेगा उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हमने बोल दिया लैटिस एनर्जी। ठीक है, अब ध्यान देखो यहां पर क्योंकि मेरे को 2 Cl चाहिए तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी पूरी यूज करी, हाफ नहीं यूज करी, क्योंकि वहां पर मेरे को एक चाहिए था तो मैंने हाफ यूज करी। बात समझे? तो इस तरह से आप बॉन्ड हेबर साइकिल कर सकते हो, इन सब का एडिशन करोगे तो आपको लैटिस एनर्जी साथ में लैटिस एनर्जी डेल्टा एच के बराबर हो जाए। बात समझ आ रही? बात समझ आ रही कि इन सब का एडिशन करने पे दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एच, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एच। ठीक है, चलो तो आपको बॉन्ड हेबर साइकिल समझ में आया, कहां कैसे निकालना है वो भी समझ आया। अब इसका जो डिटेल्ड वर्जन है ना वो आप थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो। यहां बस मैं आपको बता रहा था कि कैसे लैटिस एनर्जी निकाली जाती है। यहां पर आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा कि लैटिस एनर्जी कैसे निकालनी है, क्यों निकालनी। यहां पर आपसे बस ये बस समझाने के लिए था कि लैटिस एनर्जी निकाली कैसे जाती है। ठीक है ना, मेजर इसका जो डिस्क्रिप्शन आएगा वो किसमें आएगा, आपका डिस्क्रिप्शन आएगा थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी में डिटरमाइनिंग फैक्टर्स क्या क्या है, लैटिस एनर्जी के डिटरमाइनिंग फैक्टर्स क्या क्या है। अगर आप ध्यान से समझो तो पहला डिटरमाइनिंग फैक्टर तो आपको सामने सामने दिखना चाहिए। मेरे पास दो आयंस है, इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स विल डिस्क्राइब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, तभी तो बॉन्ड बनेगा, तभी तो लैटिस बनेगा। विच मींस इनके चार्ज पे डिपेंडेंट है वो, किस पे डिपेंडेंट है, इनके चार्ज पे। अगर चार्ज यहां पर +2 और -2 होता तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता, अगर यहां पर +1 और -1 है तो अट्रैक्शन फोर्स कम है। विच मींस लैटिस एनर्जी, विच मींस लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन एंड चार्ज ऑन एनायन। ये बात समझ आती है, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन एंड चार्ज ऑन एनायन। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स उतना ही नजदीक वो आएंगे, जितना नजदीक वो आएंगे उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो आपके पास जो सोडियम गैस था या सोडियम क्लोरीन गैस था, इसमें जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। अब कितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, कैसे हमें पता चलेगा कितना अट्रैक्शन फोर्स है, हमें पता चलेगा कितना चार्ज है। जितना ज्यादा चार्ज है उतना अट्रैक्शन फोर्स, जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। मोर द अट्रैक्शन, हमने पढ़ा था ना, मोर द अट्रैक्शन मोर द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। ये बात समझ आती है? तो लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, चार्ज पे। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? तो जितना ज्यादा चार्ज है उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है। दूसरा, लैटिस एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RA प्लस RC। RAA मतलब कैटायन, A मतलब एनायन, C मतलब कैटायन। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं कैटायन और एनायन का R? देखो बेटा, जितना ज्यादा इनका साइज हो जाएगा उतनी ही ज्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, और जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाएगी उतनी ही कम स्टेबिलिटी, तो उतना मुश्किल होगा उसको अट्रैक्ट करना। या इसको इनवर्सली देखो, इसको इनवर्सली देखो, ऐसे देखो इसको, देखो आपने एक बॉन्ड लेंथ वाले साहब देखा, अब इधर वाला देखो, देखो मान लो आपका कैटायन का साइज बढ़ जाता है, आपका एनायन का साइज बढ़ जाता है, आपका कैटायन का साइज छोटा है, आपका एनायन का साइज छोटा है। किसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, किसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, किसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, जिसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा उसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा। हमने यही तो बात करी, हमने एक बात करी कि मेरे पास अगर +2 है और मेरे पास अगर -2 है तो किसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, इन दोनों का साइज सेम है, इसमें ज्यादा। व्हिच मींस इसमें क्या ज्यादा है, इसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। अब अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों का साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया तो चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज। और अगर चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज, और अगर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो गया बेटा तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होने की वजह से लैटिस उतना अच्छा लैटिस नहीं बनेगा, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज क्या होगी, कम। तो यहां मैं बोल सकता हूं कि लैटिस एनर्जी इज डिपेंडेंट अपॉन द चार्ज एंड आल्सो डिपेंडेंट अपॉन द साइज। अगर साइज ज्यादा हो गया तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लैटिस एनर्जी का किस पे डिपेंडेंट करती है, साइज पे। जितना ज्यादा साइज हो, जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स, उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। लेकिन अगर आपने साइज बड़ा कर दिया तो उतना ही पुअर वो हो जाएगा। ये बात समझ आती? तो हमने यहां से डिड्यूस किया, कि दैट इट इज डिपेंडेंट अपॉन, लैटिस एनर्जी इज डिपेंडेंट अपॉन चार्ज। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स, एंड आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्योंकि साइज अगर बढ़ गया तो चार्ज डेंसिटी कहां घट जाएगी, और अगर चार्ज डेंसिटी रिड्यूसेस तो अट्रैक्शन फोर्स घट जाएगा और लैटिस एनर्जी भी कम रिलीज होगी। बात समझ लो, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स घटा तो एनर्जी रिलीज क्या हो जाएगी, कम। ये तो हमने वैसे ही पढ़ा है। बात समझ लो, ठीक है। चलो, अब ये 2 पॉइंट्स आपको समझ आए, ये 2 पॉइंट्स पे क्वेश्चन बनता है, और बहुत डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। देखो क्या क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस तरह से
कि आपके पास एक कंपाउंड है NaCl, आपके पास है MgCl2, आपके पास है AlCl3। कंपेयर किस में लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, कंपेयर किस में लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, यू नीड टू कंपेयर इन दीस थ्री, किस में लैटिस एनर्जी ज्यादा है। देखो कैसे कंपेयर करोगे, दो फैक्टर्स हैं, एक तो चार्ज वाला फैक्टर, एक तो साइज वाला फैक्टर है। चार्ज वाले फैक्टर देखो +1 -1 चार्ज, मैग्नीशियम पे +2, कैल्शियम क्लोरीन पे -1, एल्यूमिनियम पे +3, क्लोरीन पे -1। तो अगर आप चार्ज देखते हो ध्यान से तो देखो चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा। अब बात आती है सर हम साइज को काउंट नहीं करेंगे, बेटा साइज में जो चेंज आता है ना वो बहुत माइन्यूट आता है, तो साइज को आप तभी काउंट में लेते हो जब चार्ज सेम हो जाए, तब डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन हो जाएगा, साइज। लेकिन वैसे डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन होता है, चार्ज। क्यों, क्योंकि चार्ज तो मल्टीपल्स ऑफ 1 2 3 में चल रहा है, लेकिन साइज तो बहुत एंगस्ट्रॉम में रिड्यूस और इंक्रीज हो रहा है, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है, चार्ज से। जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स, उतना ही ज्यादा लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी, इसकी। ठीक है, क्वेश्चन देखो दूसरा, आपके पास है LiF, आपके पास है NaF, आपके पास है KF, आपके पास है RbF, आपके पास है CSF। आपसे पूछा जाए किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सब में देखो, इसमें +1 -1 चार्ज, 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 तो चार्ज सेम हो गया। तो अब किस बेसिस पे कंपेयर करेंगे, साइज के बेसिस पे। किस बेसिस पे कंपेयर करेंगे, साइज के बेसिस पे। तो देखो साइज के बेसिस पे कैसे कंपेयर करेंगे बेटा हम, समझो समझो। इसका साइज बड़ा हो गया, तो जब साइज बड़ा हो जाता है, सीजियम का साइज बड़ा है, तो साइज जब बड़ा हो जाता है तो लैटिस एनर्जी कम हो जाती है। साइज जब बड़ा हो जाता है तो लैटिस एनर्जी, यहां पर लिखा था ना हमने, साइज जब बड़ा हो जाता है तो लैटिस एनर्जी कम हो जाती है। तो इफ द साइज इंक्रीजेस लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस, इफ द साइज इंक्रीजेस लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों जगह ये काम आएगी, इस चीज का ध्यान रखना। whenever you are comparing, always compare on the basis of what is different, never compare on the basis of what is same। मतलब मैं फ्लोरीन के बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकता, कंपैरिजन उसके बेसिस पे होगा जो डिफरेंट है, सेम चीज के बेसिस पे कंपैरिजन नहीं हो सकता। अगर दो ह्यूमंस हैं तो उसके बेसिस पे ये कंपेयर थोड़ी करोगे, उनके दो हाथ है, दो पैर है, दो कान है, दो नाक है, दो आंख है, एक नाक है, एक आंख, दो आंख है, इस बेसिस पे नहीं करोगे, बाल है, ऐसे तो कंपेयर नहीं करोगे। किसी ऐसी चीज पे कंपेयर करोगे जो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल दे लिव इन डिफरेंट सिटीज, उनका डिफरेंट डिफरेंट नाम है, वही चीज। मतलब कंपैरिजन इज ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स। अब अगर आप तुम फ्लोरीन के बेसिस पे कंपेयर करना चाहो तो रिजल्ट तो कुछ निकलेगा ही नहीं, क्योंकि फ्लोरीन तो सब में सेम है। तो रिजल्टेंट किसके बेसिस पे देखना है, जो चीज डिफरेंट है। और यहां पर व्हाट इज डिफरेंट, यहां पर केटायन डिफरेंट है, केटायन के साइज डिफरेंट है, और अगर साइज बढ़ता है तो लैटिस एनर्जी घटती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लैटिस एनर्जी सबसे कम सीजियम की, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद सोडियम। बस समझ आ रही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, हाँ जी बेटा, ये चार है आपके पास, इसके बेसिस पे कंपेयर करना है। अब देखो अगेन, पहले तो चार्ज देखो, चार्ज है कि चार्ज सेम है सब में, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, चार्ज सब में सेम है। विच मीन्स हम किसके बेसिस पे करेंगे, साइज के बेसिस पे। साइज किसका, जो डिफरेंट है। अब देखो इसमें मेटल्स क्या है, डिफरेंट है, मेटल सेम है, नॉन मेटल्स क्या है, डिफरेंट है। तो नॉन मेटल्स अगर डिफरेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो जिसका साइज बड़ा होगा उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। साइज किसका बड़ा होता है, आयोडीन का। साइज सबसे छोटा किसका होता है, फ्लोरीन का। तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी फ्लोरीन की। यही तो बोल रहे हैं हम कि लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि लैटिस, जिसका साइज छोटा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा, जिसका साइज बड़ा उसकी लैटिस एनर्जी कम। किसका साइज, लिथियम का क्या, नहीं, लिथियम तो सब में सेम है, तो किसका, आयोडीन और फ्लोरीन का कंपेयर कर रहे हैं। ये बात समझ रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, LiF CSI +1 -1 +1 -1, चार्ज दोनों में सेम है। किसके बेसिस पे करेंगे बेटा, साइज के बेसिस पे। अब इन दोनों में मेटल भी चेंज हो गया और नॉन मेटल भी चेंज हो गया, लेकिन अगर आप ओवरऑल साइज देखो, क्योंकि हम इसमें ओवरऑल साइज भी कंपेयर करते हैं, RA + RC, ओवरऑल साइज को कंपेयर करें, तो अगर ओवरऑल साइज देखूंगा, किसका ओवरऑल साइज से ज्यादा होगा, सीजियम आयोडीन। क्यों, क्योंकि इसमें आयोडीन का साइज भी बड़ा है और सीजियम का साइज भी बड़ा है, जबकि इसमें लिथियम का साइज छोटा है, स्मॉल इन साइज। लिथियम इज स्मॉल इन साइज एंड फ्लोरीन इज आल्सो स्मॉल इन साइज। So you have two atoms which are smaller in size. You have two atoms which are larger in size. तो क्या होगा,
जिसका साइज ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी कम। तो लैटिस एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? लैटिस एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, Li3n Li2, ठीक है, ये आपके पास चार्ज लिखो। क्या होगा? लिथियम का चार्ज कितना होता है? +1। सोडियम का चार्ज कितना होता है? नाइट्रोजन का चार्ज कितना होता है? -3। लिथियम का चार्ज कितना होता है? +1। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखी। अच्छा, किस में चार्ज ज्यादा है? लिथियम नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में, ऑक्सीजन वाले कंपाउंड में? नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में। अगर नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में चार्ज ज्यादा है तो उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट, NaCl MgO, हाँ जी बेटा, किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी? अगेन चार्ज देखो, +1 -1 +2 -2, है ना। जिसमें चार्ज ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। किसमें चार्ज ज्यादा है? MgO में, तो उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन ले लो आप, कोई भी क्वेश्चन ले लो। देखो क्या क्वेश्चन लेंगे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपसे। ये चलिए, AlF3 Al2O3, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, क्या होगा? एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है? +3। देखो 3 फ्लोरीन लगे, 3 फ्लोरीन +3 जनरेट करेंगे। ठीक है, फ्लोरीन पे चार्ज कितना है? -1, वो तो हमेशा -1 रहता है, एक जगह छूट। एल्यूमिनियम चार्ज कितना है? +3, और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा? -2। तो ओवरऑल चार्ज किसका ज्यादा है? Al2O3 या AlF3? Al2O3 का चार्ज ज्यादा है, तो उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपका, Na2O NMgO, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड का अगर देखोगे तो सोडियम पे चार्ज कितना होता है? +1, फर्स्ट ग्रुप। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2। इधर मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है? +2, और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है? -2। तो जिस पे चार्ज ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा, ठीक है, उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आई कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RC + RA। ठीक है, और इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? चार्ज पे, और इनवर्सली किस पे डिपेंडेंट है? साइज पे। अगर चार्ज बढ़ता है तो लैटिस एनर्जी बढ़ती है, अगर चार्ज घटता है तो लैटिस एनर्जी घटती है। If the charge increases, lattice energy also increases. If the charge decreases, lattice energy also decreases. साइज के साथ इनवर्स हो जाएगा। अगर साइज इंक्रीज करता है तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज करती है, और साइज अगर डिक्रीज करता है तो लैटिस एनर्जी इंक्रीज करती है। तो आपको ये बात समझ आती है कि लैटिस एनर्जी कैसे वेरी करती है। आपको ये भी बात समझ आती है कि व्हाट इज लैटिस एनर्जी। दो गैसियस आयंस के बीच में, दो गैसियस आयन से जब मैं 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनाता हूं, दो गैसियस आयन से जब मैं 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनाता हूं, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। When 1 mole of compound is formed from gaseous ions, ठीक है, then the energy released in that process is known as lattice energy। ठीक है, तो आपको लैटिस एनर्जी कॉन्सेप्ट समझ आया, लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है समझ आया, लैटिस एनर्जी निकालते कैसे हैं जो डिटेल में आप थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ोगे वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, और लैटिस एनर्जी को कंपेयर कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, और हमने शुरुआत की थी आयनिक बॉन्ड से, तो वो भी हमने देखा। ठीक है, तो बेटा आज के लेक्चर में बस इतना ही। कोशिश करना जो आज पढ़ा है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ध्यान से समझो कि हमने क्या पढ़ा है। अगर नहीं समझ आता तो दोबारा पूछो, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कभी भी मिस नहीं करना है। ठीक है ना, और अगर अच्छे से करोगे तो आपका रिजल्ट भी और पेपर में भी ये बहुत आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, चल आज के लिए बेटा बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, डू वेल, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, बिकॉज याद रखो कि इन दिस वर्ल्ड 15% इज इंटेलिजेंस एंड 85% इज हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क मैन कैन अचीव व्हाट ही वांट्स टू, बट जो आपके 15% इंटेलिजेंस है वो 15% इंटेलिजेंस ही रहेगी। इट इज द सक्सेस इज ऑल अबाउट 15% इंटेलिजेंस एंड 85% हार्ड वर्क, एंड हार्ड वर्क एट टाइम्स कैन ओवरपावर इंटेलिजेंस। तो मेहनत करते रहो, लगे रहो शिद्दत से, डेफिनेट है कि आपके नंबर आएंगे और आपको समझ भी आएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली टाइम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू फॉर लिसनिंग।